अस्सलाम वालेकुम जी। जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमने मॉक टेस्ट 22 लिया था। इसको आज हम सॉल्व करते हैं। ये क्लास 8 का लास्ट टेस्ट है। इसके बाद हम कंप्लीट क्लास के टेस्ट लेंगे। जैसे कल हमने रखा है क्लास 6 की साइंस के कंप्लीट बुक का टेस्ट होगा, इसी तरह फिर क्लास 7 का, फिर क्लास 8 का, देन हम 9th और मैट्रिक की साइंस को देखेंगे। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट इंशाल्लाह कवर करेंगे। जीएसटी के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बेहतरीन सोर्स है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके साथ जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ टेस्ट को, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हर एमसीक्यू से रिलेटेड मिल जाती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर एमसीक्यू या हर टॉपिक से रिलेटेड जो पहले आईबी के टेस्ट में आ चुके हैं या उससे रिलेटेड आ सकते हैं सवाल, वो भी डिस्कस करते हैं। हमारे मॉक टेस्ट के जो ये वीडियोस हैं, इनको कंप्लीट देखा करें और अपने पास नोट किया करें चीजों को। अगर आप भी फ्री में ये मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं मैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो फ्री वाले हैं। इसके साथ हमने क्रैश क्लासेस स्टार्ट किए हैं। डेली बेसिस पे लेक्चर लेते हैं और उसके बाद हर लेक्चर से 30 से 40 एमसीक्यूज का टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो अगर आप क्रैश क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी बैच 1 जो है क्रैश क्लासेस की, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें ज्यादा वैकेंसी नहीं है, बट आपके लिए एक और खुशखबरी है कि हम जो क्रैश क्लासेस की बैच 2 स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपकी 1 फरवरी से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगे क्रैश क्लासेस के। तो ये बेहतरीन मौका है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो क्रैश क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो 1 फरवरी से स्टार्ट है। वो 10-15 दिन की ही क्लासेस होंगे। उसमें 10-15 दिन में किस तरह तैयारी की जाती है इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से उन क्लासेस में ज्वाइन करवा सकते हैं। और जिन लोगों ने ये टेस्ट सॉल्व किया है, अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताया करें, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि बहुत सारे लोग हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं और जो हम आपके लिए काम कर रहे हैं फ्री में, उसका फायदा आप ले रहे हैं। तो चलें टेस्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लेंस व्हिच इज थिक एट मिडिल एंड थिन एट द एजेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो थिक होता है, मिडिल से थिक होता है और एजेस से थिनर होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये देखें, ये कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये मिडिल से थिक होता है और एजेस से थिन होता है यहाँ पे। इसी तरह अगर कॉनकेव देखेंगे तो ये एजेस से थिक होता है और मिडिल में थिन होता है। तो यही सवाल पहले पूछा गया था पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मिडिल से थिन, ये कॉन्वेक्स है। इसके साथ इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो लेंस होते हैं, ये लाइट को रेफ्रेक्ट करते हैं। रेफ्रेक्ट कर मतलब मोड़ना, लाइट को मोड़ते हैं। ये जो कॉनकेव लेंस है, इसको अगर लाइट अगर आती है तो इस तरह पैरेलल रेज में लाइट आती है और ये डाइवर्ट करता है लाइट को, इस तरह ये डाइवर्ट करता है। तो यहाँ पे इमेज तभी बनता है जब ये रेज मिलते हैं आके। कॉनकेव लेंस में रेज यहाँ वर्चुअली इमेजिनरी लाइन पे यहाँ पे आके मिलते हैं, तो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो इमेजिनरी बनता है, वर्चुअल बनता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्ज करते हैं एक ही पॉइंट पे। ये जितने भी रेज आते हैं लाइट के, जब कॉन्वेक्स लेंस से गुजरते हैं तो एक पॉइंट पे मर्ज होते हैं। इसको कन्वर्ज किया कहा जाता है, कन्वर्जन होती है और यहाँ पर रियल इमेज बनता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल इमेज बनेगा और कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनता है। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है कॉन्वेक्स और ये डाइवर्जिंग लेंस है कॉनकेव। इसके साथ यहाँ पर एक लाइन ग्रीन देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सेस होती है दोनों में। यहाँ से लाइट रेफ्रेक्ट नहीं करती, ये सीधी निकल जाती है इस पॉइंट से। जो मिडिल होता है लेंस का, वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। तो इससे रिलेटेड जो सवाल और पूछे जा सकते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में, तो पहले ये मिडिल से थिन होता है, ये मिडिल से थिक होता है। ये जो कॉनकेव लेंस है ये डाइवर्जिंग होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसके साथ ये जो कॉनकेव लेंस है, मायोपिया, ये आई की एक डिसऑर्डर है, डिजीज है। इसको शॉर्ट साइडनेस भी कहा जाता है, शॉर्ट साइडनेस। तो ये जो एक कवर होती है या इसको करेक्ट करता है कॉनकेव। तो शॉर्ट साइटनेस जो है वो ट्रीट होती है कॉनकेव मिरर से। इसी तरह इसको मायोपिया कहा जाता है, शॉर्ट साइटनेस को। ये भी सवाल पूछा गया है। लॉन्ग साइटनेस होती है, इसको हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। ये हाइपर मेट्रोपिया करेक्ट होती है। ये हाइपर मेट्रोपिया, इसको लॉन्ग साइटनेस कहा जाता है। ये कॉन्वेक्स लेंस से जो है वो ठीक हो जाती है, ट्रीट हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे फोकल लेंथ होती है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे मिलते हैं, इस पॉइंट से या मिडिल तक जो डिस्टेंस होता है, इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव के केस में जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की होती है और पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की होती है। इनके यूजेस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कॉनकेव जो लेंस है यूज होते हैं फ्लैश लाइट और टेलीस्कोप में। कॉनकेव लेंस
लेंस यूज होते हैं। इसी तरह ये कॉन्वेक्स लेंस जो है माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में या कैमरास के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। और इसी तरह हमारे आई के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये कुछ सवाल कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में पूछ सकते हैं, इनको याद करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन पैरेलल रेज पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, जब कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल रे पास होते हैं, फोकल पॉइंट पे आके मिलते हैं, क्या होते हैं वो, डाइवर्ज होते हैं या कन्वर्ज होते हैं। तो कॉन्वेक्स जैसे मैंने बताया कन्वर्ज होते हैं, रेज ऐसे आके यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से मिलके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, कन्वर्ज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ लेंस व्हिच इज थिन एट मिडिल एंड थिक एट एजेस, ये कॉनकेव लेंस है जिसपे जो थिक होता है। व्हेन पैरेलल लाइट रेज पासेस थ्रू अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस से लाइट जो है ये कॉनकेव लेंस होता है। तो यहाँ पर अगर लाइट पास होती है तो ये डाइवर्ज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, लाइट रेज डाइवर्ज होते हैं जब कॉनकेव लेंस से गुजरते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कॉन्वेक्स, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है तो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉनकेव जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ पे 6 का ये डाइवर्जिंग लेंस होगा और 5 का कन्वर्जिंग लेंस होगा। एक और चीज अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग, कहाँ पे डाइवर्जिंग बताया जाता है। तो कॉन्वेक्स एक लेंस होते हैं, इसी तरह कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स भी होते हैं। तो मिरर इनके रिवर्स होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें, मिरर है या लेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रेफ्रेक्टिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है रे, तो वो सेंटर से ही पास हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अ लाइन पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर फोकल लेंथ इज कॉल्ड, ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या मिडिल से, सेंटर से गुजरती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है उस लाइन को। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अ लेंस यूज्ड इन कैमरा, कैमरा में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। अ कैमरा लेंस फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द फिल्म, तो यहाँ पर ये जो कैमरा है ये कॉन्वेक्स लेंस इसमें यूज होता है तो रियल इमेज बनता है यहाँ पे। दूसरा साइज में जो है वो स्मॉल होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द शॉर्ट साइडनेस कैन बी करेक्टेड बाय वेयरिंग स्पेक्टिकल्स हैविंग डैश सुइटेबल फोकल लेंथ। तो यहाँ पर कॉनकेव लेंसेज होते हैं, शॉर्ट साइडनेस को करेक्ट करने के लिए पहने जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। अभी बताया मैंने कि जो मायोपिया है इसको शॉर्ट साइडनेस कहा जाता है और ये कॉनकेव लेंस से ही करेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है लॉन्ग साइडनेस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय वेयरिंग। तो लॉन्ग साइडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस पहने जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। व्हाट इज द लेंस, लेंस इमेज को रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज अ डाइवर्जिंग और नेगेटिव लेंस। तो डाइवर्जिंग कॉनकेव को कहते हैं और नेगेटिव भी कॉनकेव लेंस होता है। तो यहाँ पे बाय कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, बाय कॉनकेव है, बाय, ऑप्शन बी सही होगा, बाय कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 15 है वेयर डज द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो यहाँ पे फ्रंट वर्टेक्स और बैक वर्टेक्स है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नंबर 16 है नेम द बेंडिंग ऑफ लाइट इफ द बीम ऑफ लाइट पासेस ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन को कहते हैं, लाइट का मुड़ना और लाइट को वापस आना, बाउंस बैक होना, उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और लाइट का स्प्रेड होना उसको डिस्पर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है डायनामो इज अ काइंड ऑफ, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है। डायनामो होता है, अक्सर आप बाइसिकल में भी देखते हैं, इसके बैक टायर पे लगा होता है। तो ये जनरेटर होता है। ये जनरेटर का क्या काम होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये डायनामो का काम होता है। डायनामो एक जनरेटर है, तो जनरेटर का यही काम है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह मोटर होते हैं, जो मोटर्स को देखते हैं आप, वो जनरेटर के उल्टे होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ये मोटर्स रिवर्स होते हैं जनरेटर्स के। तो यहाँ पे ये डायनामो एक जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है डीसी फॉर्म में होती है, डायरेक्ट करंट में होती है। इसी तरह इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं। तो ये जो डायनामो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ डायनामो इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी माइकल फैराडे ने दिया था और डायनामो भी डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। तो ये भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड सवाल।
क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल पोर्टेबल जनरेटर। ये पोर्टेबल जनरेटर डायनामो ही है। बाइसिकल के अंदर जो डायनामो लगा होता है वो पोर्टेबल जनरेटर ही है, जो एक जगह से दूसरी जगह हम लगा सकते हैं। इन अ ड्राई सेल जिंक एक्ट एज अ, तो ड्राई सेल के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल कह सकते हैं ड्राई सेल का। दूसरा होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड कहा जाता है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में ड्राई सेल के जिंक होता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में कार्बन होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड सही होगा ऑप्शन ड्राई सेल का। क्वेश्चन नंबर 20 है हाइड्रो पावर रन टर्बाइन। तो यहाँ पे हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है। तो वाटर से जो बिजली आती है, जो लाइट बनती है, तो ये वो मूविंग वाटर, जब वाटर मूव करता है तो वो टरबाइन को रन करवाता है। तो वाटर की मूवमेंट से ही हाइड्रो पावर बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी से। 22 है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। तो वाटर की मूवमेंट से जो एनर्जी बनती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, तो वाटर से जो इलेक्ट्रिक पावर बनता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन से जो हीट मिलती है उसको न्यूक्लियर पावर कहा जाता है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, न्यूक्लियर पावर्स। क्वेश्चन नंबर 24 है विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल है, वाटर से जो बिजली बनती है वो चीपेस्ट होती है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है प्लास्टिक वायर इज। प्लास्टिक जो है ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, उसको कहते हैं इंसुलेटर। तो प्लास्टिक से बिजली या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करती। ऑप्शन ए सही है, इंसुलेटर है ये। इलेक्ट्रोप्लाटिंग इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रोप्लाटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है और थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक मेटल को दूसरे मेटल पे जो है यूज किया जाता है। एक मेटल को दूसरे मेटल की जो है लेयर दी जाती है, करंट के थ्रू ये प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोप्लाटिंग डेकोरेशन के लिए यूज होता है या मटेरियल की प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है या उसको हार्ड बनाने के लिए या उसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ये इलेक्ट्रोप्लाटिंग की जाती है, एक मेटल को दूसरे मेटल से। इलेक्ट्रोप्लाटिंग का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल है, तो केमिकल इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोप्लाटिंग में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है एडिंग कॉमन साल्ट टू डिस्टिल्ड वाटर। जब साल्ट वाटर में आ जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है। ऑप्शन ए सही है, उसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए वाटर को साल्ट ऐड किया जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट को कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की ये डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो यूनिट है एम्पेयर है इलेक्ट्रिक करंट का। क्वेश्चन नंबर 29 है इलेक्ट्रोप्लाटिंग प्रिवेंट्स। इलेक्ट्रो रस्टिंग से ये प्रिवेंट करता है। ऑप्शन सी सही होगा 29 का। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू। इलेक्ट्रिक लैम्प जो है हीटिंग इफेक्ट की वजह से ग्लो करती है। हीटिंग इफेक्ट की वजह से, जैसे आयरन है वो भी गर्म होती है, वो भी हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर किसको कहते हैं? ये वोल्टेज को कहा जाता है। वोल्टेज जो है ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है द सबस्टेंस व्हिच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। तो लो रेजिस्टेंस वो मटेरियल या वो सबस्टेंस देती है जिसमें जिसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो हो, और जो जिसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा उसको गुड कंडक्टर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कंडक्टर्स को बारे में बात की गई है। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वहां पर रेजिस्टेंस कम होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है? ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो करंट को फ्लो करने से रोकती है। तो यहाँ पर अगर कम रेजिस्टेंस है तो वहां पे करंट ज्यादा फ्लो होगा, और जहां पे ज्यादा करंट फ्लो होता है उस मटेरियल को गुड कंडक्टर कहा जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट अ पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर नहीं है, इसका मतलब है व्हिच इज अ गुड कंडक्टर। तो सवाल कभी कभी उल्टा दे देते हैं। ये पूछा गया है गुड कंडक्टर के बारे में, बट ये उल्टा पूछा गया है कि नॉट अ पुअर कंडक्टर। तो यहाँ पे जो है कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। ये जो मिले हुए हैं जितने भी, इनमें सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर जो है वो कॉपर है। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब है इंसुलेटर कौन सा है? तो यहाँ पर
कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, हीट गुजर जाती है, या फिर इंसुलेटर वो होता है जिससे हीट गुजर नहीं जाती। तो यहाँ पे कॉपर से करंट फ्लो करता है, गोल्ड से भी, सिल्वर से भी। यहाँ पे पेपर जो है ये इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ऑप्शन डी सही होगा। 35 क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासिस करंट। तो ये कंडक्टेंस की वजह से करंट पास होता है, और अपोज करंट होता तो फिर रेजिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट लेट करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। तो ये डायोड है, डायोड कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी। 7 है, करंट विच फ्लो वन डायरेक्शन, इसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है, डीसी करंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द कंपोनेंट विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ये डायोड है, और डायोड को रेक्टिफायर भी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो रेक्टिफायर जो होते हैं ये डायोड्स ही होते हैं, और इन्वर्टर जो होते हैं ये उल्टा है, इन्वर्टर डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली। रेजिस्टेंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, एरिया के क्रॉस सेक्शन से। इसका फार्मूला ये होता है R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। ये जो अपान में होता है ये इनवर्सली होता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उसमें कम होगी, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। लेंथ के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ इलेक्ट्रिक वायर इन अप्लायंसेस आर ओवरहीटेड ड्यू टू हाई वोल्टेज ऑफ द करंट, दे कैन, फायर भी उनको लग सकता है, बर्न भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी सही है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, रियोस्टेट रेजिस्टेंस को, वाट मीटर पावर को, एंड गैल्वानोमीटर जो है ये स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए गैल्वानोमीटर भी होता है, इसके साथ एमीटर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है, डिक्रीज होती है टेम्परेचर अगर राइज करता है। इसी तरह विद द राइज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, मतलब कंडक्टर्स होते हैं ये प्योर मेटल, कंडक्टर्स में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर का ऐसा यूनिट वाट है। है द वर्ल्ड फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप गैलीलियो ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्पेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन द वेवलेंथ। ये लाइट की वेवलेंथ के लिए। 47 है, व्हाट टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज कैरिड बाय हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ये, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पर्सन वॉक ऑन द मून। मून पे वॉक नील आर्मस्ट्रांग ने की थी, और स्पेस में वॉक फर्स्ट टाइम यूरी गैगरिन ने की थी, ये रशियन थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हीकल डिजाइन टू कैरी सैटेलाइट इन आवर आउटर स्पेस। यहाँ पे स्पेस प्लेन है, ऑप्शन बी सही होगा। और जो एस्ट्रोनॉट्स को कैरी लेके जाते हैं उसको स्पेस क्राफ्ट कहा जाता है। 50 है, जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन ए सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ डायफ्राम ऑफ कैमरा का डायफ्राम आयरिस करता है, आयरिस भी कंट्रोल करता है साइज ऑफ लाइट कितनी इंटर होती है आंख के अंदर, उसको कंट्रोल करता है। तो डायफ्राम का भी यही काम है कि सेंसर फिल्म के अंदर कितनी लाइट पहुंचनी चाहिए, तो ये दोनों सेम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशनिंग फॉर शिप्स, ग्राउंड व्हीकल्स, एयरप्लेन्स एंड अदर पोर्टेबल डिवाइसेस। ये जीपीएस है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंस स्टार्स एंड प्लैनेट। टेलीस्कोप जो है ये दूर प्लैनेट्स और स्टार देख सकते हैं। 55 क्वेश्चन है, सन इज क्लासिफाइड एज सन स्टार है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, द फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स है। 57 है, आर्टिफिशियल लाइट आर मेनली यूज फॉर। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए भी होते हैं, नेविगेशन के लिए भी होते हैं, ऑप्शन डी सही है। ऑल ऑफ द अबव। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये मून को कहते हैं, मून का नाम लूना है, एक ही मून है अर्थ को। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, आउटर मोस्ट लेयर जो सन की है उसको कोरोना कहा जाता है। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे सन के अंदर लास्ट वाली लेयर होती है उसको कोर कहा जाता है, उसके बाद रेडिएटिव जोन आता है, देन कन्वेक्शन जोन आता है यहाँ पर, इसके बाद ये फोटोस्फीयर है, देन क्रोमोस्फीयर आता है, देन ट्रांजिशन रीजन आता है, और एंड वाली जो लेयर है कोरोना होती है। तो यहाँ पे यही सवाल पूछा गया, ये सारी लेयर्स हैं सन की, इसके साथ अर्थ की लेयर्स के बारे में सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे अगर लास्ट वाली जो लेयर होती है अर्थ, उसको कोर कहा जाता है। दो कोर होते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। फिर यहाँ पे मेंटल होती है, लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल, देन
कास्ट आता है। दूसरे लेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रोपोस्फेयर आता है, 20 किलोमीटर तक होता है जमीन से। फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट और ओजोन लेयर होता है, 50 किलोमीटर तक है। मेसोस्फेयर आता है जहाँ पे मेटियोर्स जो है बर्न होते हैं, 85 किलोमीटर तक होता है। फिर ट्रोपोस्फेयर आता है जहाँ पे सैटेलाइट मूव करती हैं, 690 किलोमीटर तक ये होता है। और देन एक्सोस्फेयर है। मेट्योराइट दैट रीचेज द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, जो अर्थ के सरफेस पे जब मेट्योराइट आ जाता है उसको मेट्योर कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ये भी सवाल आता है। शूटिंग स्टार किसको कहते हैं? मेट्योर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हिच प्लैनेट इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। सैटर्न को 7 रिंग्स होते हैं, गैलीलियो ने ये रिंग्स डिस्कवर की थी। तो प्लैनेट्स के बारे में कुछ सवाल इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने चाहिए। जैसे फर्स्ट टेलीस्कोप गैलीलियो ने डिस्कवर की थी। इसी तरह जो जुपिटर के मून्स है गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे। इस तरह यहाँ पे ये गैनीमेडी मून है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। रिंग्स ऑफ सैटर्न की जो 7 रिंग्स हैं वो भी गैलीलियो ने डिस्कवर की थी। इसी तरह हबल स्पेस जो टेलीस्कोप है ये लॉन्च हुई थी ये 1990 में। एक्सपांडिंग यूनिवर्सल थ्योरी, यूनिवर्स एक्सपांड हो रही है हर टाइम, ये थ्योरी एडविन हबल ने दी थी। स्टडी ऑफ प्लैनेट्स को कहते हैं प्लेनेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टार को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, इसको प्लानेटरी मोशन कहते हैं। और प्लानेटरी मोशन के जो लॉज हैं जॉन्स केपलर ने दिए हैं, और टोटल 3 लॉज हैं। ये के अलावा 2 टर्म्स यूज होते हैं, पेरीहिलियन एंड एपीहिलियन। पेरीहिलियन का मतलब है नियरेस्ट टू सन, वो पॉइंट जो सन से नियर हो, और एपीहिलियन का मतलब है वो डिस्टेंस जो सन से दूर हो। अर्थ का ये डिस्टेंस होता है, वो पॉइंट्स जहां पे अर्थ करीब होती है सन के उसको पेरीहिलियन कहा जाता है, और जहां पे अर्थ दूर होती है सन से उसको एपीहिलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, द पाथ फॉलोड बाय प्लैनेट अराउंड द सन। सन के अराउंड जो पाथ होता है जहां पे प्लैनेट्स फॉल करते हैं उसको ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। डे एंड नाइट आर काज्ड ड्यू टू, डे और नाइट, दिन और रात अर्थ की रोटेशन की वजह से होते हैं, और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं। यहाँ पे डे और नाइट के लिए रोटेशन ऑफ अर्थ होगा, अगर सीजन कहते हैं तो फिर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ होता है। Which gas is मोस्ट abundant in the sun? सन के अंदर हाइड्रोजन गैस मोस्ट abundant है। यूनिवर्स के अंदर भी हाइड्रोजन गैस मोस्ट abundant है। तो मोस्ट abundant एलिमेंट्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो मोस्ट abundant में जो सवाल पूछ सकते हैं आपसे, ये कुछ लिस्ट है आपको याद रखनी है। अर्थ का एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा गैस है वो नाइट्रोजन है, क्योंकि 78% हमारी जो एयर है वो नाइट्रोजन की बनी होती है। मोस्ट abundant एलिमेंट अर्थ के अंदर ऑक्सीजन होता है। और मोस्ट abundant मेटल अगर पूछते हैं तो वो एल्यूमिनियम है अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर। अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो मिनरल सबसे ज्यादा अबंडेंट है वो फील्ड स्फीयर है। सीज के अंदर देखें तो वाटर सी के अंदर सबसे ज्यादा जो साल्ट मिलता है सोडियम क्लोराइड है, और सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है समंदर के अंदर वो क्लोरीन है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन है, और दूसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स के अंदर हेलियम है। और मोस्ट अबंडेंट गैस अगर पूछते हैं सन के अंदर वो हाइड्रोजन है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सवाल पूछते हैं तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है। मोस्ट अबंडेंट मेटल अगर पूछते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो आयरन है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन के बारे में पूछते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कोलेजन है। मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड अगर पूछते हैं लिविंग सेल में या ह्यूमन बॉडी के अंदर वो वाटर है। इसी तरह मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एयर के अंदर नाइट्रोजन है। मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस एटमॉस्फेयर के अंदर नोबल गैस कौन सी है तो आर्गन है। ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। 65 क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ बिलियन ऑफ स्टार गैस एंड डस्ट इज कॉल्ड, गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी में बिलियंस स्टार होते हैं, गैस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। मिल्की वे ये हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है, इसको उस गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं। ये गैलेक्सी है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हिच प्लैनेट इज क्लोज सन? सन के क्लोज मरकरी है। एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेशल सूट्स इन स्पेस, क्योंकि वहां पे एयर और प्रेशर नहीं आता, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 69 है, एन एक्लिप्स ऑफ सन अकर्स व्हेन? तो सन एक्लिप्स कब आता है? तो सोलर एक्लिप्स भी कहा जाता है जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। लूनर एक्लिप्स में, लूनर एक्लिप्स मून एक्लिप्स को कहते हैं क्योंकि हमारे मून का नाम लूना है तो इसलिए इसको लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। लूनर एक्लिप्स में अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है, और सोलर एक्लिप्स में मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। फर्स्ट सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 है, ये सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च किया था। तो यहाँ तक ये हमारा टेस्ट था। अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में बताएं, और इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट क्लास 6 की साइंस का कंप्लीट बुक जो है उसमें से होगा। क्लास 6 का साइंस बुक रिवाइज
रिवाइज कर लें। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई मिस्टेक हुई हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।